वीवो ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना वीवो V40 और ये है 7 दिन का रिव्यू V40 का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। तो भाई फाइनली वीवो V40 वाली वीडियो आ गई है जिसका बहुत ज्यादा इंतजार था। सभी प्रोज एंड कॉन्स कवर करूंगा कि 7 दिन के अंदर क्या मुझे इस फोन के अंदर फील हुआ और इसको साथ साथ कंपैरिजन भी करेंगे कुछ कैमरा में, कुछ परफॉर्मेंस में। रिसेंटली लॉन्च Xiaomi 14T के साथ कि भाई ये कितना कम्पीट करता है और क्या V30 से एक प्रॉपर अपग्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सभी कुछ आज की वीडियो में कवर होने वाला है। इस फोन को किसी फोन से कंपैरिजन भी करना चाहो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मजीद ऐसी वीडियोस लेना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करना तो फर्ज बनता है आप पे, नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। भाई रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमेशा से आता है कि प्राइस सेगमेंट्स क्या चल रहे हैं। और रिसेंटली हमने देखा है कि एक साल के अंदर प्राइस सेगमेंट बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं। पहले वीवो के V सीरीज वाले फोन जो होते थे ना 50-60 हज़ार लाख रुपए के नीचे नीचे आ जाते थे, बट भाई पिछले साल से सारी चीजें 1.5 लाख तक आ चुकी हैं। और अनफॉर्चुनेट इसमें सिर्फ ब्रांड्स का कसूर नहीं है, गवर्नमेंट का भी कसूर है। लेकिन अगर हम इस फोन की बात करते हैं या और फोन जो अभी रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं, ब्रांड्स को एक तो अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में एक्सेप्टेंस ही नहीं है नए रेट्स के ऊपर, तो पुरानी प्राइस में ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1,40,000 की रिटेल प्राइस रखी गई है, डिस्काउंट के साथ 1,20,25 हज़ार रुपए का आपको ठीक ठाक ऑफलाइन मार्केट में स्टॉक मिल जाता है। और ये 8 अक्टूबर से मार्केट में जो है ना वो स्टॉक भी देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस इतनी इंक्रीज नहीं की गई। बट सबसे पहले हम बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। अगर आप V30 और V40 को देखोगे ना तो बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी। एक अपग्रेड ये है कि IP68 की रेटिंग कर दी है, जो कि V30 में IP54 की रेटिंग थी। मतलब इस फोन को हम पानी में डिबो सकते हैं। और अगर हम रिसेंटली लॉन्च 14T को भी देखते हैं तो ये भी IP68 की रेटिंग के साथ आता है। बट ये फ्लैट बॉडी प्रोफाइल है, ये थोड़ा सा रियर से कर्व्ड आता है। अब अगर इन दोनों लेटेस्ट फोन को हम कंपैरिजन करेंगे तो फ्लैट बॉडी वाला थोड़ा सा ना थिक फोन फील होगा। आपको 7.8 mm की थिकनेस मिलती है 14T में, और यहाँ पर जो हमारा वीवो वाला फोन है ये 7.6 mm की थिकनेस लेकर आता है। ये ऑलमोस्ट वही थिकनेस है जो कि वीवो V30 में मिल रही थी। रियर थोड़ा कर्व्ड है। और फ्रेम की बात करोगे तो प्लास्टिक वाला फ्रेम आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो यहाँ पर आपको जो है ना ऑन ऑफ की वाली प्लेसमेंट भी सेम मिलेगी वीवो V30 वाली। मैट फिनिशिंग में है, बस नए कलर्स ऐड कर दिए हैं। जैसा कि ये व्हाइट कलर है, इसमें मार्बल एडिशन मिलता है और रियर का कैमरा मॉड्यूल में चेंज मिलता है। V30 में सिक्योरल शेप में कैमरा मॉड्यूल था और यहाँ पर एक वो Insta360 अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, आपको ओवल शेप में ना, चांद शेप में, और नीचे थोड़ा सा वर्टिकल कर दिया उस ओवल को, तो वो वाला आपको कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है जिसमें जाइस की इंटीग्रेशन मिल रही है, जिसके आगे चल के हम लोग बात करते हैं। और ये वीवो V सीरीज में भी अब जाइस वाले फिल्टर जो है ना वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसको आगे चल के एक्सपीरियंस करते हैं। ऑल्दो बिल्ड क्वालिटी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट डिजाइन की कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। वही फील आती है जो कि वीवो V30 के साथ जो है हमारा एक्सपीरियंस हुआ है। और वहीं पर अगर हम डिस्प्ले को भी देखते हैं तो वीवो V30 वाला ही डिस्प्ले मिल रहा है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जो V30 यूज कर रहा है तो भाई बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है। अपग्रेड ये है कि पीक ब्राइटनेस निट्स जो है ना वो 4500 कर दी है। ऑल्दो अगर हम लोग Xiaomi के 14T को भी एक्सपीरियंस करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है ना वो 4000 का पीक ब्राइटनेस निट्स मिलता है। और ये पीक ब्राइटनेस निट्स एक गिमिक ही समझ लो। वैसे हाई ब्राइटनेस मोड जो इतने भी ये फोन होते हैं ना, मिड फ्लैगशिप फोन जो होते हैं, ये अराउंड कुछ 1200-1300 को लेके आते हैं। बस पीक ब्राइटनेस निट्स का मतलब ये है कि जहां डिस्प्ले को रिक्वायरमेंट होगी या कोई कंटेंट ऐसा कंज्यूम कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक एरिया ज्यादा ब्राइटर हो जाएगा या डे लाइट की विजिबिलिटी थोड़ी बहुत बेटर हो जाती है, वो भी हाई ब्राइटनेस मोड से। तो वो चीज हमने एक्सपीरियंस की है। ये थोड़ा ब्राइटर डिस्प्ले है। ऑल्दो 3D कर्व डिस्प्ले है, 6.7 इंचेस का है। 1220p वाले आपको पिक्सल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर PPI जो है ना वो आपको 453 का मिलेगा। इवन अगर आप Xiaomi 14T को देखोगे तो 446 का PPI मिल जाता है। बहरहाल यहाँ पर HDR की सपोर्ट मिलती है, यूट्यूब की वीडियो HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है। इस तरीके से अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो डॉल्बी विजन वगैरह की कोई सपोर्ट नहीं है। ऑल्दो 14T में है, बट प्राइस सेगमेंट का एक फर्क है। बट यहाँ पर आपको जो है ना वो HDR का सपोर्ट मिल जाता है। HDR10 आप एंजॉय कर सकते हो अगर नेटफ्लिक्स देखते हो, Amazon प्राइम देखते हो। ओवरऑल डिसेंट एक्सपीरियंस है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है। एटलीस्ट इस प्राइस सेगमेंट में एक 144 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिल जाता है, नॉर्मली मिल जाता है। या अगर 120 हर्ट्ज भी देखोगे तो स्टैंडर्ड ठीक है, मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्टिकल वाला मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है। फ्रंट साइड पर स्कॉच सेंसेशन या स्कॉच अल्फा की जो है ना बिल्ड क्वालिटी या ड्यूरेबिलिटी मिलती है, तो ड्यूरेबल है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। हाँ, डिस्प्ले एक्सपीरियंस इज नॉट बैड। अगर आप V30 यूज कर रहे हो तो आपको ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा सिवाय पीक ब्राइटनेस में। लेकिन भाई डिस्प्ले में थोड़ा सा एक डिफरेंस मुझे नोटिस किया मैंने। V30 के साथ तो सेम एक्सपीरियंस था, बट जो ये इसके जो होते हैं ना हैप्टिक फीडबैक्स, वो एक मिड रेंज सेगमेंट वाले ही हैं। मतलब ज्यादा वो एक प्रीमियम फील नहीं कराते। ऑल्दो मैंने Xiaomi के जितने भी फोन एक्सपीरियंस किए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि Xiaomi के फोन टॉप ऑफ द लाइन हो सकते हैं, बट इस प्राइस सेगमेंट में कुछ फ्लैगशिप फोन मिलते हैं जिनके इन दोनों से ही हैप्टिक्स फीडबैक अच्छे होंगे। बट अगर आप हैप्टिक्स की बात करोगे तो Xiaomi 14T का जो हैप्टिक फीडबैक है वो ज्यादा बेटर है वीवो के V40 से। दैट डजंट मीन कि V सीरीज अगर आप वीवो के फैन हो ना तो आपको इतना बेटर नहीं लगेगा। बट हाँ, मैंने मिड रेंज सेगमेंट में भी देखा है, V30e में भी देखा था, ये सेम ही टाइप के जो है ना वो हैप्टिक फीडबैक थे। तो वो जो Z एक्सिस मोटर होती है, वो जो होती है ना हैप्टिक फीडबैक मोटर, वो कोई इतनी मतलब इंप्रूव नहीं की गई, वही सेम ही हमें देखने को
मिल रही है। अब इससे पहले कि जरा परफॉर्मेंस की बात करें, कुछ और मैं एक्सपीरियंस की बात कर लेता हूं। जैसा कि देखो भाई V30 में जो है डुअल स्पीकर नहीं मिलता था, बट अब राइट नाउ डुअल स्पीकर मिल रहा है हमें V40 में। यहाँ पर ऊपर वाला जो एयर पीस है ये स्पीकर का काम करेगा, बॉटम वाला जो है ना वो आपको स्पीकर का काम ज़्यादा अच्छा काम करता हुआ मिलेगा, बट बोल्ड नहीं है, क्रिस्प नहीं है। वो जो होता है ना कि एक स्टीरियो साउंड फील आना, वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। बाकी साउंड क्वालिटी ओके देखने को मिल जाती है। अगेन V30 वाली ही एक्सपीरियंस है, वहाँ पर सिंगल था तो फाइनली अब ये है कि डुअल स्पीकर आपको मिलता है। और इसी तरीके से Vivo V30 में 5000 mAh की बैटरी थी, यहाँ पर 5500 mAh की बैटरी कर दी, 80 वाट की फास्ट चार्जिंग है। और ये है सच में उन लोगों के लिए बहुत मैटर करता है जिनको स्क्रीन ऑन टाइम या जिनको बैटरी बैकअप बड़ा चाहिए। अब हम 3 दिन से इस फोन को कंटिन्यूसली चेकिंग प्रोसेस में रखा हुआ है, रिव्यू प्रोसेस में हमने रखा हुआ है, और सच में यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम बहुत तगड़ा है। मतलब 3 दिन से हमने इसको चार्ज ही नहीं किया और अभी भी 30% के अराउंड जो है ना बैटरी बैकअप है। ये एक मैं बैटरी यूजेज का जो है ना वो आपके सामने एक चार्ट इसका जो है शो कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कैमरा कितना देर यूज़ किया, स्क्रीन ऑन टाइम क्या प्रोवाइड किया। और अब आपको वीवो की UI के अंदर वो बैटरी हेल्थ वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। लाइक अगर आपको ऑप्टिमाइज रखनी है तो 80% तक चार्ज करो, वो अब नॉर्मली सभी फोन्स के अंदर अपडेट आने लग गई है। तो यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ वाला ऑप्शन अब एंड्रॉइड में भी फाइनली जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर Vivo V30 से सिर्फ 500 mAh की बैटरी ज़्यादा मिलेगी, बट काइंड ऑफ दोज पीपल्स जिनको बैटरी बैकअप चाहिए अच्छा, तो एक अच्छा अपग्रेड आप कह सकते हैं। अब आते हैं जरा परफॉर्मेंस की तरफ। देखो भाई, जब 1,30,40,000 रुपये हम लग जाते हैं तो हमारा माइंड होता है कि हमें यार कोई फ्लैगशिप टाइप का हार्डवेयर मिले, लेकिन यहाँ पर कोई अपग्रेड V30 से तो नहीं है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मिलता है, 4nm है, और आपको 2.6 GHz के अराउंड जो है ना क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। LPDDR4X है, UFS 2.2 का स्टोरेज है, 12256 दे दिया है। नॉर्मली हमने इस प्राइस सेगमेंट में फ्लैगशिप हार्डवेयर भी देखे हैं, अगर फ्लैगशिप नहीं तो भाई स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 जैसे हार्डवेयर देखे हैं, UFS 3.1 की स्टोरेज देखी है। अभी अगर हम थोड़ा से मतलब अभी रिसेंटली लॉन्च Xiaomi की 14T को देखते हैं तो Dimensity 8300 अल्टीमेट वाला हार्डवेयर लेके आता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे LPDDR5X है, 512 GB की स्टोरेज है, UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, 3.3 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। और आउट ऑफ द बॉक्स है दोनों ही फोन एंड्रॉइड 14 में आते हैं, बट वीवो ने ये मेंशन किया कि 3 साल की हम एंड्रॉइड अपडेट देंगे और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट देंगे, जहां पर Xiaomi जो है वो आपको 4 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी ऑफर कर देता है। और बेंचमार्क स्कोर्स हमने जरा स्पीड टेस्ट रन कर लिया ना, थोड़ा प्राइस का देखो 30,000 रुपये का फर्क तो होगा, माइंड में रखना आपने दोनों ही फोन्स के अंदर, बट 30,000 रुपये में कितना अपग्रेड है ये चीज़ें हमने जज करनी होती हैं। अब ये Vivo V40 के अंदर बेंचमार्क्स को ज़रा लेट रन होते हैं, अगर हम N22 बेंचमार्क्स को रन करते हैं, स्पीड टेस्ट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर 8 लाख के अराउंड जो है बेंचमार्क स्कोर हिट करता है। और वहीं पर अगर 30,000 की डिफरेंस से आप देखोगे तो 14T के अंदर आपको 1.4 मिलियन के बेंचमार्क स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं, और ये सच में ज़्यादा क्विकर रहा है एज कम्पेयर टू वीवो के अंदर फन टच OS है। और वीवो के अंदर हमने एक चीज़ ये नोटिस की है कि कॉन्टिन्यूसली वीवो पिछले 2-3 साल से कुछ 8, 1, 9 या ब्लॉटवेयर जो है ना वो वीवो की अपनी एप्लीकेशन हटा के 4-5 गेम्स दे रहा है, साथ के साथ बिगो लाइव तक हमें इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। आई डोंट थिंक सो कि बिगो लाइव जैसी एप्लीकेशन किसी भी ब्रांड को जो है ना वो प्री इंस्टॉल, पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पर थोड़ा सा इस्लामिक ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा देखा जाता है, तो वहाँ ये प्री इंस्टॉल देनी चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में ये चीज़ों की इजाज़त नहीं है। खैर ये चीज़ें प्री इंस्टॉल मिलती हैं, इवन टिकटॉक वगैरह भी प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर ब्लॉटवेयर्स इनमें भी होते हैं, सिर्फ इन्फिनिक्स वगैरह में नहीं है। और Xiaomi के अंदर भी आपको ब्लॉटवेयर्स मिलते हैं, गेम्स वगैरह, फोल्डर्स वगैरह में मिल जाते हैं। एड्स वगैरह इन्हीं ब्लॉटवेयर से जो है ना वो आती रहती हैं, आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, बट हाँ आपको ब्लॉटवेयर्स आप वीवो वाले फोन्स में भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। 8-10 तो होते हैं तकरीबन सभी एंड्रॉइड फोन्स में। उसके साथ साथ बाकी एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखो भाई, गेमिंग दोनों ही फोन्स, खैर अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे ना तो भाई हेल ऑफ डिफरेंस आपको मिलेगा। वीवो जो है वो 60 FPS का गेम प्ले प्रोवाइड करता है, बट एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है ये उतना compete नहीं कर पाएगा जैसा कि MediaTek का 8300 अल्ट्रा है या 8200 अल्टीमेट को भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर 90 FPS का सपोर्ट मिलता है, और 90 FPS से ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, ज़्यादा अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जो MediaTek के हार्डवेयर्स हैं ये थोड़े CPU में कंसिस्टेंट नहीं होते, थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं। वैसे हम इन दोनों को ही हमने टेस्ट किया है। यहाँ पर वीवो का एक चीज़ का तो क्रेडिट जाता है कि वीवो अपनी UI के अंदर ज़्यादा करता रहता है, गेम करता रहता है, तो यहाँ पर आपको 90% का स्कोर जो CPU थ्रॉटल टेस्ट का मिलेगा, कंसिस्टेंट है। ऐसा कि मैंने V30 में भी देखा था, स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 लगा हुआ था, तो वहाँ V30E में भी वहाँ भी ठीक था, बट V30 से अगर देखोगे तो यहाँ पर कोई आपको परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट एटलीस्ट 1,40,000 या 30,000 की प्राइस पॉइंट पर UFS 3.1 जैसी स्टोरेज को डालना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में एडिटिंग करनी है, AI एप्लीकेशंस यूज़ करनी है, तो फ़ोन के प्रोसेसर और स्टोरेज पर लोड आ रहा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें वीवो को जस्टिफाई करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, लाइक लोगों का सोचने की ज़रूरत है। ऑल्दो अगर हम 14T और वीवो V30 को अगर परफॉर्मेंस में कंपेयर करेंगे तो क्लियरली यहाँ पर 14T के अंदर जो है परफॉर्मेंस डे टू डे और कैजुअल यूजेज के हिसाब से थोड़ी बेटर हमें देखने को मिली है। स्टोरेज टाइप अच्छा है, स्टोरेज ज़्यादा है, डबल है, तो 30,000 के फ़र्क से थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाता है। बट वीवो V40 के अंदर मुझे लगता है कि वही एक्सपीरियंस है, और जो मैंने अब तक किया है 7 दिनों के अंदर, जो कि V30 में था, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई डिफरेंसेस परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलेंगे।
अब आ जाते हैं कुछ कैमरा की तरफ भाई। फाइनली यहाँ पर अब जाइस के जो है ना वो को इंजीनियर्ड कैमरास हमें जो वीवो की एक्स सीरीज में मिल रहे होते थे, अब वी सीरीज में मिल रहे हैं। V40 लेके आता है 50-50 मेगापिक्सल के तीनों ही कैमरास। रियर पर वाइड एंगल भी 50 मेगापिक्सल का, मेन सेंसर में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन डाली गई है। फ्रंट भी 50 मेगापिक्सल का है। और थोड़ा सा मैं कंपैरिजन इसको करूंगा 14T से, ताकि 14T के भी कैमरा का हमें आइडिया हो जाए। यहाँ पर हमें को इंजीनियर्ड बाय लाइका मिल जाता है, ये लाइका के कोलैबोरेशन के साथ आता है, ये जाइस के आता है। यहाँ पर रियर पर 50 मेगापिक्सल का हमें एक मेन सेंसर मिलता है और साथ के साथ टेलीफोटो लेंस भी 50 मेगापिक्सल मिलता है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है और टेलीफोटो लेंस में 30,000 पे एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ये माइंड में रखना है। और फ्रंट 32 मेगापिक्सल का मिलता है। पहले आप कुछ फ्रंट की वीडियोस देखें, फिर मैं ओपिनियन की बात करूंगा। ऐसे बैक की वीडियोस भी आपको दिखाता हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि इसको डिटेल में कवर किया जाए। अगर आप डिटेल में कैमरा कंपैरिजन इन दोनों ही फोन्स का देखना चाहते हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम जरा डिटेल में एच टू एच कवर कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत ही बात कर पाएंगे। सो अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, दोनों ही फोन्स जो है ना अच्छी फ्रेम रेट पे चले जाते हैं। बट स्टेबलाइजेशन मोड आपको इमेज स्टेबलाइजेशन Xiaomi की सेटिंग में मिलती है। वीवो के फ्रंट साइड पर स्टेबलाइजेशन मोड कोई नहीं दिया गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि वीवो जो है वो जूम कर सकता है 2x तक, कुछ इस तरह से, जो कि Xiaomi के फ़ोन में नहीं मिलता। और ये अल्ट्रा वाइड पे भी जा सकता है, ये भी 0.8x हो गया। तो वाइड एंगल थोड़ी सी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं इसको 1x पे ले जाता हूँ ताकि दोनों बैलेंस रहें। तो यहाँ दोनों बैलेंस हो गए। अब फ्रंट कैमरा में 1080p 30 fps पे स्टेबलाइजेशन चेक हो गई। और यहाँ पर 1x पर अगर आप देखोगे तो Xiaomi का फ़ोन थोड़ा वाइड एंगल है, हालांकि इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है। और यहाँ फ्रंट कैमरा की स्टेबलाइजेशन भी आप देख सकते हो। और अगेन इसको थोड़ा सा वाइड एंगल पे ले जाते हैं तो फिर थोड़ी शायद स्टेबलाइजेशन और बेटर हो सके। तो दोनों को बराबर कर लिया हमने भाई। 1080p 30 fps फ्रंट कैमरा में कुछ ज़्यादा डिटेल डालने लग गया हूँ, बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई रियर साइड पर एक्सपोजर कौन सा फ़ोन बेटर हैंडल कर पा रहा है। अच्छा, दोनों ही फोन फ्रंट साइड से 4K 30 fps भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन वीवो में वाइड एंगल है, ये 0.8x है और ये 1x पर आ गया। तो थोड़ा सा 1x पर आ गया। Xiaomi अगेन 1x पर वाइड एंगल है, बट हाँ वीवो को ये एडवांटेज है कि भाई ये देखो, ये 0.8x पे चला गया वाइड एंगल पर। कलर रिप्रोडक्शन अब थोड़ा ज़्यादा वाइड हो गया है वीवो ना, तो आप व्लॉगिंग कर सकते हो। बट स्टेबलाइजेशन का आइडिया ले सकते हो। अब दोनों ही फ़ोन सेम ही एक रिग के ऊपर लगे हुए हैं और मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ बेटर चेहरे को कौन फोकस में रख पा रहा है, कौन नहीं, जस्ट करना तो आपका ही काम है। तो यहाँ पर 4K 30 fps पर कलर रिप्रोडक्शन थोड़ी सी बैक साइड की देखते हैं। और ये जो हल्का सा बुके मिलता है ना भाई फ्रंट कैमरा में, ये भी आप जज कर सकते हो किस फ़ोन का बेटर है किसका नहीं। अब आप लोग भी कहते हो कि यार बार बार ये 1080p 30 fps 4K 30 fps जज हम नहीं करना है। भाई मैं एक्चुअली ना जिससे वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो स्क्रीन मेरे सामने होती है, ठीक है। अब जब स्क्रीन सामने होती है तो फिर मैं जज नहीं उस तरीके से कर पा रहा होता। और कई बार ग्लासेस लगे होते हैं तो अंधेरा अंधेरा भी होता है, मजबूरी है। तो ये 1080p 60 fps वाला क्लिप है। तो फ्रेम रेट का आइडिया हो जाएगा यहाँ पर, स्किन टोन, बैक साइड, सभी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ऑल दो वीवो का वाइड एंगल है तो ये मुझे थोड़ा सा प्रीटी डिसेंट लगा है। बट वो हल्का सा टील कलर होता है ना, येलोइश या ऑरेंज कलर, वो मुझे मिल रहा है। और यहाँ Xiaomi के फ़ोन में ना थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो गया भाई, थोड़ा सा। मतलब ये शर्ट देख रहे हो ना, तो थोड़ी ब्लैकिश फील दे रहा है, हालांकि ये ब्लू शर्ट है। और यहाँ थोड़ी सी टील लुक जो है ना, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है वीवो का फोन। अब यदि फ्रंट वीडियो बुके वीडियो भी बनाते हैं दोनों भाई 1080p पे बना लेते हैं। और बुके वीडियोस के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पर वीवो को एक एडवांटेज आता है कि वीवो ने जो अपनी कैमरा यूआई ऐप है ना, वो बड़ी मतलब इजी टू यूज वाली रखी गई है। जैसा कि वाइड एंगल पे स्विच कर सकते हो, आप क्लोजअप कर सकते हो, 2x जूम कर सकते हो। Xiaomi ने स्टिल ये चीज़ें नहीं डाली है। लेकिन अगर आप स्टेबलाइजेशन को कंपेयर करोगे तो स्टेबलाइजेशन Xiaomi वाले फोन के अंदर ज़्यादा बेटर थी। वीवो ज़्यादा वाइड एंगल होकर या 1080p 60 fps के अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर थोड़ा शेकी इमेज फ्रंट साइड पे प्रोवाइड करता रहा है। ऑल्दो अगर मैं पिक्चर क्वालिटी को भी देखूंगा ना, तो यहाँ पर वीवो वाला जो फोन है वो क्लियरली यहाँ पर जो स्किन टोन है वो आजकल जो रेडी टू अपलोड वाली है ना, वो ऑफर करता है। ऑल्दो अगर आप इसको जूम करके देखो तो डिटेल उतनी नहीं है। Xiaomi बहुत ज्यादा नेचुरल रखता है या कॉन्ट्रास्टी फोटो जो है वो प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा ब्राइटर एक्सपोजर वाली साइड पर वीवो रहता है। डिटेल ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे जो है ना वो Xiaomi के फोन में बेटर लगेगी। लेकिन अगर ये मेरी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, आपकी अपनी प्रेफरेंस भी हो सकती है। स्किन टोन जो है ना वो थोड़ी सी आई प्लीजिंग है वीवो के फोन के अंदर। और वीवो के फोन के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज वो जो वाइड एंगल सेल्फी वाला है ना, वो जाता है भाई यहाँ पर। और 50 मेगापिक्सल पर आप सेल्फी कैप्चर कर सकते हो। अगेन 50 मेगापिक्सल की डिटेल थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन यहाँ भी आपको एचडी वाला जो है ना Xiaomi 14T में ऑप्शन मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल में सिर्फ कलर प्रोफाइल का आपको फर्क होने वाला है। Xiaomi बहुत ज़्यादा फ्लैट प्रोफाइल की तरफ रह रहा है और वहाँ पर आपको कलर्ड प्रोफाइल जो है ना वीवो प्रोवाइड कर रहा है। तो डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, बट मुझे दोनों ही फोन ज़रा ना अच्छे लगे हैं। लाइक मतलब अगर मुझे कलरफुल चाहिए तो मैं वीवो की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी डार्की कॉन्ट्रास्ट चाहिए जिसको बाद में मैं एडिट करना चाहूँ तो खुद से थोड़ा सा मुझे कलर स्पेस मिल जाए फोन की पिक्चर में डालने के लिए, तो मुझे वीवो भी जो Xiaomi भी जो है ना वो अच्छा लगेगा। और इंडोर लाइट में भी तकरीबन अगर मुझे सेल्फीज देखी हैं तो यहाँ पर सिमिलर एक्सपीरियंस जो है वो निकल कर आता है। ऑल दो वीडियोज में मुझे Xiaomi का फोन जो फ्रंट साइड पे ज़्यादा बेटर लगा है, 4K 30 fps हो या 1080p 60 fps हो। बट रियर कैमरा में भाई थोड़ी सी लड़ाई है। रियर कैमरा के पहले ये दो वाले क्लिप देखें आप, मतलब 1080p 60 fps 30 fps पे 4K 30 fps को जज करते हैं कैसी है कैसी नहीं। सो दिस वीडियो इज इन स्टडी मोड। 1080p 30 fps दोनों फोन में जो मिलता है ना, मैक्सिमम जो स्टडी मोड मिलता है वो हमने ऑन किया हुआ है।
थोड़ा सा भाग के देखते हैं पीछे वाली साइड पर, कैमरामैन मेरे साइड पर आएगा। एक तो ऑप्टिकली स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाएगा और दूसरा ये भी आइडिया हो जाएगा कि भाई इधर आजकल थोड़ा सा जिम शिम कर रहा है, तो भागने के साथ साथ चीज़ें जो है वो कैसे टैकल करता है। अगेन मैं लाइट को बैक साइड पे लेकर आना चाहूँगा, क्योंकि जब तक हम डिटेल ना डालें तो हमें मैच टेक कौन बोलेगा भाई। तो यहाँ ये कुछ डिटेल आपको देखने को मिलेगी दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। तो वीडियोस कुछ काइंड ऑफ इस तरह की मिलेंगी, ओपिनियन मिस मत करना, हम ओपिनियन ज़रूर ऐड करते हैं सभी वीडियो। सो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p 60 fps पर। एक बात याद रखिएगा कि Vivo V40 में हमें मिल जाता है स्टेबलाइजेशन मोड, स्टडी मोड मिल जाता है 60 fps पे, बट Xiaomi के फ़ोन में नहीं है। बट हमने उसमें ऑफ किया हुआ है, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि स्टेबलाइजेशन कैसी है। थोड़ा सा तेज़ चल के देखते हैं कि स्टेबलाइजेशन कैसी देखने को मिलती है। लाइक आप हैंड हेल्ड शॉट्स रिकॉर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा ऑर्बिट शॉट लेते हैं रियर साइड पर 60 fps पे, लाइट को देखते हैं बैलेंस करके। और जो मैं बोल रहा हूँ इससे माइक की क्वालिटी आपको आइडिया हो जाएगा कि विच वन इज़ बेटर इन माइक और अगेंस्ट द लाइट कौन सा फ़ोन बेटर लाइट को हैंडल कर लेता है। डायरेक्ट सनलाइट चेहरे पे आ रही है तो कलर एक्सपोजर स्किन का कौन सा फ़ोन बेटर बैलेंस कर सकता है। तो दैट्स इट फॉर 1080p 60 fps। 1080p 30 fps को थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। अब ये तो भाई क्लिप अगर आपने देखा होगा तो वॉइस क्वालिटी Xiaomi की थोड़ी बेटर है, माइक की क्वालिटी Xiaomi की फ़ोन की बेटर है एज़ कम्पेयर टू Vivo फ़ोन। मैं साइड बाई साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर कलर प्रोफाइल की बात करोगे, अगेन Vivo के अंदर वही है कि सैचुरेटेड कलर्स मिलते हैं। थोड़ा सा जूम करने के बाद वीडियो थोड़ी पिक्सेलेट हो जाती है। वहीं पर Xiaomi जो है ना, वो कोई स्टेबलाइजेशन मोड ऑन नहीं था भाई, स्टेबलाइजेशन बेहतर कैप्चर कर रहा था। ऑल्दो यहाँ पर Vivo के फ़ोन के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी तो गई है, लेकिन हर ही ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिर्फ 1080p 30 fps प्रॉपर काम करता है। बाकी सभी के लिए आपको ज़रा ना वो थोड़ा सा करना पड़ेगा, स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है जिसमें सेंसर हिला के ज़्यादा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होती, मतलब सेंसर वो मूव नहीं कर रहा होता, वो जो Z एक्सेस वगैरह मूव करना होता है वो नहीं कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर आपको EIS प्लस OIS वाली सपोर्ट मिलती है, और ये OIS ज़्यादा मैंने फोटोज़ में जो है ना वो काम करती हुई देखी है, वीडियोज़ के अंदर उस तरीके से काम करती हुई नहीं देखी है। इसी तरीके से 4K 30 fps वाला ये वाला क्लिप जो है वो आप देख रहे होगे, क्लियरली यहाँ पर डिफरेंस आप देखोगे। ये हमने दोनों ही फ़ोन्स के अंदर कोई स्टेबलाइजेशन मोड ऑन नहीं किया हुआ। Xiaomi का फ़ोन बहुत ज़्यादा स्टेबल वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। वो जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो ज़्यादा बेहतर, सिमिलेक्स लेंस है, लाइका वाली टेक्नोलॉजी वो कैलकुलेशन मिली हुई है इनको, वहाँ पर आपको जो है ना वो ज़्यादा अच्छी स्टेबलाइजेशन मिलेगी Xiaomi 14T के अंदर एज़ कम्पेयर टू Vivo। Vivo थोड़ी जर्की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और जो स्किन टोन है ना कलर भी थोड़ा चेंज करता हुआ मिला है। इसी तरीके से अल्ट्रा वाइड सेंसर, दोनों ही फ़ोन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट Vivo की क्वालिटी मुझे अल्ट्रा वाइड सेंसर की ज़्यादा बेटर लगी। ऑल्दो वहाँ पर 12 मेगापिक्सल है, स्किन टोन थोड़ी सी डार्की कॉन्ट्रास्ट वाली है Xiaomi के फ़ोन के अंदर। Vivo का फ़ोन थोड़ा ब्राइटर साइड पर है, वाइड एंगल भी थोड़ा सा है। हाँ, अल्ट्रा वाइड सेंसर पर ये 4K 30 fps, और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन मोड हमने ऑन करके जो है ना वो चेक किया है। तो अगर आपने व्लॉगिंग करनी हो तो नॉट बैड, मतलब ये 50 मेगापिक्सल पे फोटो ही कैप्चर कर सकेगा, वीडियो ये 12 मेगापिक्सल पे ही बनाता है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी। हाँ, बस ये डिटेल ज़रा थोड़ी बेटर कैप्चर कर लेता है एज़ कम्पेयर टू 14T। बट आते हैं कुछ फोटोज़ की तरफ। अब भाई यहाँ पर Vivo के फ़ोन के अंदर आपको 3 फोकल लेंस मिलती हैं। फोटो ऐप में जो है ना, फोटो का जो ऑप्शन होता है उसके अंदर आपको वाइड एंगल 1x और 2x मिलेगा। 2x पे 47mm है, जहाँ पर Xiaomi का फ़ोन के अंदर आपको 4 से 5 फोकल लेंथ मिलती है। अल्ट्रा वाइड सेंसर तो है ही है 15mm की। अगेन यहाँ पर आपको 23mm, 35mm, 75mm, 100mm की फ़ोटोज़ भी जो है ना वो आप कैप्चर कर सकते हो, और टेलीफोटो लेंस दिया है तो यहाँ पर डिटेल बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमने सारी सिनेरियो में चेक किया है। अब Vivo के कलर प्रोफाइल, वो जो जाइस वाले फिल्टर्स है ना, वो जैसा कि होता था ना कि वो साइबर शॉट के टाइम में, मतलब सॉरी पहले के नोकिया के टाइम में, उसी टाइप का कलर प्रोफाइल है। जिस भी पिक्चर को आप नॉर्मल फोटो में देखोगे ना, जो ग्रास का कलर है वो Vivo मेंटेन ही नहीं कर पाता, थोड़ी सी ओवर बूस्टेड कलर वाली सी फील आती है। अब यहाँ पर अगेंस्ट द सनलाइट भी अगर हम देखेंगे तो आई प्लीजिंग पिक्चर है। मतलब जो कलर डालता है ना Vivo, वो काफ़ी, मतलब ये जो पोस्ट प्रोसेस करता है ना वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लेकिन Xiaomi वाला फ़ोन थोड़ा फ्लैट प्रोफाइल की तरफ रहता है, इसको आपको एडिट करना पड़ेगा। और Xiaomi के फ़ोन में भी हमने HDR ऑफ किया हुआ था, ये अगेंस्ट द लाइट जो पिक्चर है वो यानी कि आप देख रहे हैं। Vivo में HDR ऑफ था। दोनों के अगर हम इस कंडीशन में देखते हैं तो Vivo का जो स्काई जो है ना वो बैलेंस बेहतर किया है। लेकिन अगर बाकी चीज़ों में देखोगे, जैसा कि 100mm की पिक्चर है या 50mm की पिक्चर है या 75mm की है, वहाँ पर थोड़ा सा वो कैनन वाला फील बुके जो है ना वो प्रोवाइड करेगा हमें हमारा Xiaomi 14T। ये चीज़ देखने वाली है। और कुछ सिनेरियो में ऐसा नहीं था कि Vivo अच्छा नहीं था, बट वो अगेन वो जो कलर है वो फिल्टर्ड कलर लग रहे होते हैं, कुछ फिल्टर लगे हुए होते हैं। वैसे पोर्ट्रेट्स में भी आप फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पर Vivo के फ़ोन्स के अंदर हमने पोर्ट्रेट्स भी बहुत सारे सिनेरियो में कैप्चर करके देखे हैं। देखो भाई, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। मुझे लगता है कि मज़ीद इंप्रूवमेंट दोनों ही फ़ोन्स को चाहिए थी, बट टेलीफोटो लेंस का एडवांटेज यहाँ पर Xiaomi के 14T को क्लियरली जाता है। 14T थोड़े बेटर बुके प्रोवाइड कर रहा था, थोड़ा सा नेचुरल लग रहा था। ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल, और ग्रास का कलर जिस भी सिनेरियो में देखोगे
आपको वीवो के अंदर सेम वही थोड़ा सा ब्लू ह्यू जाता हुआ मिलेगा, जहाँ पर Xiaomi जो है वो हाइलाइट्स और शेडोज़ को बेहतर बैलेंस कर रहा है। बट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, मैं दोनों को जज नहीं कर, मतलब दोनों में से अगर एक चूज़ करूँगा ना, तो मुझे Xiaomi के अंदर डिफरेंट फोकल लेंथ मिल रही है, डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंथ मिल रहा है, 30,000 का डिफरेंस ज़रूर है, ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी पहले। लेकिन ओवरऑल वीवो ने भी अच्छा काम किया है। वो जो जाइस वाले फिल्टर मिलते हैं, जैसे कि इसमें बायोटार मिल जाता है, इसके अंदर आपको जो है वो बी स्पीड मिल जाता है, सोनार, इस तरीके से बहुत सारे आपको अब फिल्टर्स रियर साइड पर मिल जाते हैं। तो पोर्ट्रेट्स के लिए आई विल डेफिनेटली से कि यहाँ पर वीवो ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी की हैं, बट कलर प्रोफाइल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर इन दोनों फ़ोन में से मुझे एक को चूज़ करना होगा तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ना वो Xiaomi की तरफ जाने वाला हूँ। और यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर की क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। अल्ट्रा वाइड सेंसर से 50 मेगापिक्सल की फोटो आप जरूर कैप्चर कर सकते हो वीवो के फ़ोन के अंदर, जो कि एडवांटेज जाता है। बट मेन सेंसर की 50 मेगापिक्सल में आपको 2x जूम का ऑप्शन Xiaomi प्रोवाइड करता है, जो कि आपको वीवो नहीं प्रोवाइड करेगा। और डिटेल अगर 50 मेगापिक्सल की डेडिकेटेड मोड की बात करोगे ना, तो Xiaomi बेटर कैप्चर कर लेता है एज कम्पेयर टू वीवो। इसी तरीके से वो जो कलर प्रोफाइल नॉर्मल फोटो में होती है ना, अब वीवो जो है ना थोड़ा सा क्लोजअप शॉट जो है ना वो 26 mm पे कैप्चर करने लग जाता है, Xiaomi 23 mm पे रहता है। कलर प्रोफाइल अगेन यहाँ पर कलर वाली कलर बूस्टेड आपको वीवो के वो जो टिपिकल कलर साइंस है ना वो मिलेगी। बट अगर आप डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करोगे, इन फ्लोर्स को देखोगे आप, डिफरेंट कंडीशन मैंने फोटोज जो कैप्चर की हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड, वो जो बुके होता है ना, नेचुरल बुके जो नॉर्मल फोटो में मिल रहा होता है, वो Xiaomi का फ़ोन बहुत बेहतर कैप्चर कर रहा था एज कम्पेयर टू वीवोज फ़ोन। तो ये हमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो देखने को मिला है। ऐसे ही रियर कैमरा में आपको स्लो मोशन मिल जाता है। Xiaomi के फ़ोन्स को ये एडवांटेज है कि भाई ये 1080p पर तीनों रेजोल्यूशन, तीनों फ्रेम रेट्स पर आपको ऑफर कर देते हैं, 120 फ्रेम पर सेकेंड। अगेन यहाँ पर जो फ्रेम है दोनों के सिमिलर है, बट कलर जो है ना वो वीवो के थोड़े बूस्टेड है, अच्छे लगे हैं मुझे। और इसी तरीके से अगर आप 240 फ्रेम पर सेकंड की बात करोगे तो वीवो का फ़ोन जो है ना वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड कर सकता है 720p पर, जहाँ पर Xiaomi के अंदर 240 फ्रेम पर सेकंड में भी 1080p मिलता है, और Xiaomi के फ़ोन के अंदर 960 फ्रेम पर सेकंड पर भी आपको 1080p रेजोल्यूशन मिल जाता है। और एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर वीवो के V40 में कोई भी 4K 60 FPS की सपोर्ट नहीं है, जो कि Xiaomi के फ़ोन में हमें देखने को मिल जाती है। और अगेन Xiaomi के फ़ोन के अंदर हमेशा से सुपेरिटी रही है कि अगर आप एक ऐसे क्रिएटर हो या फोटोग्राफर हो जिसको रॉ इमेजेस कैप्चर करनी है, तो इट कैन कैप्चर रॉ इमेजेस। और प्रो मोड के अंदर आपको डायरेक्टर मोड भी मिल जाता है, वैसे प्रो मोड भी मिल जाता है, जहाँ पर प्रो मोड के अंदर आपको लॉग मोड की सपोर्ट मिलती है। लाइक जैसे ये वीडियो हमारी रिकॉर्ड होती है, ये हम सोनी से रिकॉर्ड करते हैं एस लॉग पर, इसमें बाद में हम कलर प्रोफाइल या कोई लाइट लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, कलर स्पेस लगा सकते हैं, जो कि वीवो के फ़ोन उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो Xiaomi के फ़ोन को ये लॉग मोड का भी एडवांटेज आता है, तो उसके आप ज़्यादा बेटर क्रिएटिविटी जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो। इंडोर लाइट्स के अंदर अगेन यहाँ पर ओरा लाइट का थोड़ा सा आपको शशका देखने को मिल जाता है, ये वाला जो बैक साइड है वीवो के फ़ोन के अंदर। बट लो लाइट के अंदर भी मुझे दोनों ही फ़ोन्स पोर्ट्रेट के हद तक तो यहाँ पर वीवो के अंदर जो कलर हैं वो ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू Xiaomi। बट दैट डजंट मीन लो लाइट परफॉर्मेंस Xiaomi की भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो क्लियरली यहाँ पर कैमरा में अगर मेरी अपनी चॉइस होगी तो आई विल डेफिनेटली से कि 14T अगर थोड़े से और कम पैसों में होता तो ज़्यादा प्रेफरेबल चॉइस थी। बट अगर मैं V30 वाले एक्सपीरियंस को आज के इस एक्सपीरियंस से कंपेयर करता हूँ V40 के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ वो जाइस वाले फिल्टर्स का एडिशन किया गया है। बाकी स्टेबलाइजेशन को मजीद इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मतलब मैं समझता हूँ कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 1.5 लाख में जिस भी फ़ोन में आती है उसमें स्टेबलाइजेशन मोड का काम ही क्या है भाई, स्टडी मोड क्यों लगाना। ऑल्दो Xiaomi में मिलता है लेकिन हमने सब जगह ऑफ किया होता। ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन सभी फ्रेम रेट्स पर प्रॉपर काम करना चाहिए, तभी तो वो बजट फ्लैगशिप वाला फ़ोन हो सकता है ना उस प्राइस सेगमेंट में। तो यहाँ पर डिफरेंसेस जो है ना वो देखने को मिले हैं। तो 14T विल बी अ बेटर चॉइस रादर देन बाइंग अ V40। या इस रेंज के अंदर आपको 13T Pro मिल जाए, या इस रेंज के अंदर आपको सैमसंग का कोई फ्लैगशिप फ़ोन मिल रहा हो, वो क्लियरली यहाँ पर V40 से बेटर होगा। इवन तो कुछ आने वाले टाइम में कुछ नए फ़ोन और आने वाले हैं, तो आई विल डेफिनेटली से कि ये जो प्री बुकिंग स्टार्ट हो रही है अभी कोई जल्दबाजी मत करो, प्राइस और भी शायद नीचे आ जाए, या आप कुछ दिन वेट कर लो तो Realme का GT6 लॉन्च होने वाला है, उसके साथ भी थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेंगे। या कोई और फ्लैगशिप फ़ोन आता है या मिड फ्लैगशिप फ़ोन आता है, उसके साथ भी S24 FE आने वाला है, उसको देख लेंगे Vivo V40 के साथ। दैट्स इट। मेरा ये छोटा सा एक 7 दिन का रिव्यू था, मैंने कहा चलो डिटेल कंपैरिजन भी डल जाएगा। बाकी यहाँ पर सारे सेंसर की सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 की सपोर्ट है, आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर सही काम करता हुआ मिलेगा, 5G के 10 बैंड मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पर आपको कॉल कनेक्टिविटी ठीक मिलेगी, डायलर जो है ना वो आपको वही वीवो वाला टिपिकल मिलता है, तो यहाँ पर साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग जो है ना वीवो के फ़ोन में देखने को नहीं मिलती। बस टोटली अगर समअप करता हूँ इस रिव्यू को, 500 mAh ज़्यादा बैटरी मिल रही है V30 से, जाइस के फिल्टर मिल रहे हैं, डुअल स्पीकर मिल रहा है और 4500 का पीक ब्राइटनेस निट्स मिल रहा है। बाकी मैंने कोई जो है ना वो डिफरेंस फील नहीं किया है V40 में। और अगर मुझे कैमरा की प्रेफरेंस है तो आई विल डेफिनेटली, कैमरा और परफॉर्मेंस की जो प्रेफरेंस है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर Xiaomi 14T। और Xiaomi 14T के जो पाकिस्तान में वेरिएंट लॉन्च हुए, जब हमने इसका अनबॉक्स किया था तो उस टाइम हमें कंफर्म नहीं था कि चार्जर आएंगे नहीं आएंगे। अगर आप 14T पाकिस्तान से बाय करते हो तो यहाँ पर आपको चार्जर भी उसके साथ मिल जाएगा।
बट दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय Xiaomi। जहाँ Xiaomi स्ट्रगल करता है मैंने आपको बता दिया कि फ्लैट डिस्प्ले वाला कॉम्प्रोमाइज़ है। अगेन यहाँ पर आपको जो 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, यहाँ पर 80 वॉट की 5500 mAh है या 5000 mAh है, ये डिफरेंसेस हैं। बाकी हर किसी की एक अपनी अपनी प्रेफरेंस है। कर्व डिस्प्ले का अगर प्रेफरेंस है तो वीवो वाला डिस्प्ले मुझे थोड़ा बेटर लगा है इससे, लेकिन 144 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ का डिफरेंस ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, बट फिर भी जज करने में 30,000 रुपये का डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा एटलीस्ट। डिस्काउंट के साथ भी अगर आप पे करते हो तो कीप इट इन योर माइंड, दीज थिंग्स आर मैटर, ये मैटर करती हैं। दोनों ही फ़ोन्स की प्राइस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है ब्रांड्स को। तो दैट्स इट, ये था मेरा रिव्यू, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा। आप बताइएगा आपकी क्या प्रेफरेंस है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त, मैं हूं लिबास मास्क से, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।